ज्ञान विवेक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिलपाल सिंह जोधा। आज हम बात करेंगे जो पतंजलि योग सूत्र के अंदर जो चित्त वृत्तियों के प्रकार बताए गए हैं। कल हमने चित्त वृत्तियां क्या है, वृत्ति को, चित्त को, निरोध को अलग अलग पढ़ा था। वृत्ति पदस्थ क्लिष्ट वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। क्लिष्ट की होती है वो सेम ही जो वृत्ति है वो क्लिष्ट की होती है। आज पढ़ेंगे अपन वृत्तियों के प्रकार। योग सूत्र के अनुसार वृत्तियों के 5 प्रकार हैं। जो योग सूत्र है उसके अंदर वृत्तियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार। तो जो 5 प्रकार हैं उनको एक बार अपन नाम से पढ़ते हैं। वो है सूत्र के अनुसार प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो जो सबसे पहले जो वृत्ति है प्रमाण, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रमाण सत्य ज्ञान है। एक चीज को दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि जो चीज प्रत्यक्ष जो चीज अपन देख पा रहे हैं, जिसका प्रमाण है, प्रमाणित होती है, वो है सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान प्रमाण और सदुपकरण प्रमाण कहा जाता है। अर्थात जिस वृत्ति के द्वारा सत्य ज्ञान, समय ज्ञान या यथार्थ ज्ञान होता है, जिस वृत्ति के द्वारा आप वास्तविक ज्ञान को पहचान सकते हैं, आपको यथार्थता का अनुभव होता है, जो सत्य है उसको आप मान सकते हैं, वो क्या है? प्रमाण। इसमें चित्त विषय के समान आकार में परिणत हो जाता है। चित्त विषय के समान, जो हमारा चेतना है वो विषय के समान है, आकार में परिणत हो जाता है, बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है उसका। अतः इस संदर्भ में विषय के समान ही आकार वाली चित्त वृत्ति प्रमाण है। जैसे सोना, चांदी आदि जो धातुएं होती है, अन्य वस्तुओं या पदार्थों को देखकर चित्त की वृत्ति भी उन्हीं के आकार में परिणत हो जाती है। जैसे कोई भी धातु है, सोना, चांदी, वस्तुएं, पदार्थ, उनको देख करके जो हमारे चित्त की वृत्ति है वो उसी के आकार में बदल जाती है। अर्थात जो जैसा देखा, सुना, अनुभव किया, वह उसी रूप में चित्त की परिणति का हो जाना प्रमाण का होना कहलाता है। नेक्स्ट यह ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त वचनों आदि के बोध से उत्पन्न होता है। जो पहली जो वृत्ति है वो है आपकी प्रमाण। जैसे देखना, सुनना, सुख का अनुभव होना, अनुमान से जानना, शास्त्रों, आगमों अथवा आप्त पुरुषों की वाणी या विचारों के माध्यम से ज्ञान, या तो आपने किसी चीज को प्रत्यक्ष देखा है या उसको सुना है, या आपके जो पुरुष होते हैं, जो तपस्वी पुरुष होते हैं, उनकी वाणी से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। सत्शास्त्र जो ज्ञान ग्रंथ होते हैं, शास्त्र होते हैं, उनसे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। अब प्रमाण की जो चित्त वृत्ति है, जो चित्त वृत्ति का पहला स्टेज है प्रमाण, उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसका एक योग सूत्र के अंदर श्लोक बनता है, सूत्र बनता है, वह है प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण है। प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुगम प्रमाण। 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या है प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष शब्द से ही जैसे आपको पता चलता है, वह है, ये
प्रत्यक्ष किसी चीज को आप देखते हो, सुनते हो, या प्रत्यक्ष सत्य का ज्ञान होता है, वही क्या कहता है, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह प्रमाण है जिसमें चेतना इंद्रियों के साथ संबंध रखती है। जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो किसके साथ कोरिलेट रहती है, वह हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसके साथ में कोरिलेट रहती है। अर्थात ये चेतना की चेतन अवस्था है, जो कॉन्शियस है, उसका यह है कॉन्सेंट्रेशन वाला स्टेज, जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रतीत होता है, जो आपको रियलिटी का आभास करवाती है, जो वास्तविक ज्ञान को पहचानने की क्षमता प्रदान करती है, तो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस ज्ञान में कोई संदेह नहीं रहता। जो आपने प्रत्यक्ष देख लिया है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, क्योंकि मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कि आपके सामने टेबल रखी हुई, आपके सामने टेबल रखी हुई है, आपने अपनी आंखों से देख लिया, तो क्या अब इसके अंदर कोई असत्य रह सकता है? अब आपको कोई पूछे कि वहां क्या रखा हुआ था, टेबल रखी हुई थी, आपने देखा उस चीज, तो देखा तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण, उसको सत्य का ज्ञान कह सकते हैं, वो सत्य है जो आपने देख लिया। इसको एक कहावत से भी समझ सकते हैं, जैसे एक अपने राजस्थानी एक कहावत है, हाथ कंगन को आग से क्या, हाथ कंगन को आग से क्या। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय अपने ग्राह्य रूप विषय कर्म से एक ही कारण से उत्पन्न होने से इनमें एक दूसरे को आकर्षित करने की शक्ति होती है। तत्पश्चात चित्त का उस वस्तु अथवा विषय के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है, उससे दूर नहीं रह सकता और वह उस वस्तु के आकार का हो जाता है। बताया था आपको कि जो चित्त की वृत्ति है वो आकार में ही परिणत हो जाती है। चित्त का वस्तु के आकार विशिष्ट परिणाम की प्रत्यक्ष परिणाम है। अतः मैं वस्तु को जानने वाला हूं, देखने वाला हूं आदि का भाव प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं देखने वाला हूं, मैं जिज्ञासा है देखने की, मैं जानने की इच्छा रखता हूं, मैं सुनने वाला हूं, वह क्या है, उसी का भाव प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण की सदैव एक साथ नहीं रहता। जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वह हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसका भी स्वरूप बदलता रहता है। आज ये टेबल की रंगीन की आपने देखी है, इसका कलर ब्राउन है, बट आफ्टर 6 मंथ इसको फिर से कलर कर दिया गया और इसका कलर व्हाइट कर दिया। तो सत्य बदलता रहता है। सत्य एक ही है, उसका मूल रूप है वो एक है, लेकिन उसका जो आकार है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसके प्रति जो भाव है वो परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही रहता है, मूल शाश्वत स्वरूप। जब तक इंद्रिय मन बुद्धि आदि विषयों के तदाकार रहेंगे तभी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं होता है। विषय सामने हो लेकिन इंद्रियां मन बुद्धि उसके साथ नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता। विषय है पर इंद्रियां स्वस्थ नहीं है। आपका सब्जेक्ट सामने है बट आप संस्कृत को काम नहीं कर रहे, व्यक्ति अंधा है, सामने उसके ये होते सुन के आप सब रखे हुए हैं, परंतु वो देख नहीं सकता चीज क्या काम की है, और जब उसको देख ही नहीं पाएगा तो उस प्रत्यक्ष का अनुभव नहीं कर सकता, उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाता है, प्रमाण वृत्ति स्पष्ट नहीं होती है। इंद्रिय स्वस्थ है पर मानसिक विकार है। देखने की चीज भी सामने पड़ी है, आप देख भी पा रहे हैं, लेकिन जो आदमी का जो मेंटल है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने की वजह से आप उसका सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात मन का भटकाव है, तब प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं।
स्थिति में व्यक्ति प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रिय और मन स्वस्थ है पर बुद्धि भ्रमित है। इंद्रियां और जो मन है वह स्वस्थ है पर अगर बुद्धि वो भ्रमित है तब भी प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों की समन्वित ही प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। व्यक्ति की जब इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों का अगर संगम हो, अगर तीनों बैलेंस रहते हैं तभी व्यक्ति को प्रत्यक्ष का ज्ञान हो सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण चेतन की अवस्था ही कहलाती है। पूर्ण चेतन की अवस्था कब होती है? जब आपकी सेंसरी ऑर्गन, जब आपका मेंटल सेल और जब आपका जो बुद्धि है, मन है और इंद्रियां तीनों का समागम जब होता है तभी चेतन की पूर्ण अवस्था कहलाती है। तो ये हमारा हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। और नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान शब्द से ही पता चलता है किसी चीज का अनुमान लगाना। कोई कार्य हुआ है या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी एक प्लॉट है, प्लॉट के अंदर नींव की खुदाई हो रही है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो हम जरूर ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ मकान खड़ा होने वाला है, मकान का निर्माण हो रहा है। या मान लीजिए कि कोई कुर्सी यहाँ रखी हुई है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर किसी कारीगर ने बनाई है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी हासिल करेंगे। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न प्रकृति वाला है। अनुमान जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रत्यक्ष में तो अपन सीधा देख सकते हैं, लेकिन अनुमान में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। इस ज्ञान के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, परिणाम के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। हम सीधा तो नहीं देख सकते, लेकिन अनुमान की वजह से अनुमान लगा करके जो परिणाम हमारे सामने है, उस परिणाम का जो अनुमान है वो अपन हम लगा सकते हैं। अतः लिंग लिंगी साधन साध्य अथवा कार्य कारण के संबंध से जो ज्ञान होता है वह अनुमान प्रमाण है। अर्थात यह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित होता है। जो चीज आप देखेंगे जिसका अनुमान है वो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन उससे अनुमान लगाना पड़ेगा। जैसे कोई एक आवाज आ रही है, ठीक है, जानवर की आवाज है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये शेर की आवाज है, ये गाय की आवाज है, ये ऊंट की आवाज है, ये भैंस की आवाज है, ये कुत्ते की आवाज है, ये बिल्ली की आवाज है। आप अनुमान लगा सकते हैं। आपके सामने वो टेबल का जो उदाहरण है वो रखी हुई है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर किसी कार्यदक्ष का इसको बताया है। अब देखिए जो अनुमान प्रमाण है उसको तीन भागों में बांटा गया है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्टि। पहला है पूर्ववत अनुमान। जो अनुमान प्रमाण इसको कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला है पूर्ववत अनुमान, जिसमें कारण को देख करके कार्य का पता लगाना। जो कारण होता है उसका उसको प्रत्यक्ष रूप से देख करके कार्य का अनुमान। अर्थात हम इसको समझ सकते हैं कि जो बादल होते हैं, जो बादल छा रहे हैं, उसको देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होने वाली है। सेकंड है भूस्रोत अनुमान। इसके अंदर ठीक इसके अपोजिट है, इसके पूर्ववत अनुमान के। उसमें ना कारण को देख करके कार्य का पता लगाना है, तो इसके अंदर है कार्य को देख करके कारण का पता लगाना। कैसे? जैसे कोई नदी है, उस नदी का पानी बह रहा है और पानी का रंग मटमैला है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि
कहीं न कहीं पहले बारिश हुई जिससे पानी का बहाव हो रहा है, वो नदी के अंदर मिल रहा है, जिससे इस पानी का रंग मटमैला दिखाई दे रहा है। तो कार्य को लेकर के कारण का पता लगाना, कार्य हो गया अपना बहता मटमैला रंग का पानी, और कारण कुछ दिन पहले बारिश हुई। थर्ड है सामान्य दृष्टि अनुमान। इसमें है कि विशेष रूप से न देख करके सामान्य रूप से देखना। एक तो था डीप एनालिसिस, एक होता है नॉर्मल परसीव। डीप एनालिसिस में अपन डीपली उस चीज के बारे में कहें तो अपन अनुसंधान की दृष्टि से उसको परसीव कर देखते हैं, और एक होता है नॉर्मल। ठीक है, तो इसको अगर अपन उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि कोई घड़ा पड़ा है, मिट्टी का घड़ा पड़ा है, तो उसको देख करके सामान्यतः क्या लगाएंगे अपन अनुमान कि ये कुम्हार ने बनाया है। ये तो है नॉर्मल। और इसका डीप अगर देखें तो जरूरत नहीं कुम्हार की, कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर सामान्य दृष्टि से इसमें अनुमान का बताया गया है, तो उसमें अपन यही अंदाजा लगा सकते हैं, यही अनुमान लगा सकते हैं कि इस पेड़ का निर्माण किसने किया है, कुम्हार। तो ये हमारा अनुमान प्रमाण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण आगमों का संबंध आप्त पुरुषों की वाणी या सप्त शास्त्रों से संबंधित होता है। आप्त पुरुष जो महान पुरुष हुए, जो तपस्वी पुरुष हुए, जिनके मतों का प्रतिपादन हुआ है, जिनके मतों को आज भी लोग मानते हैं, और जिन मतों से व्यक्ति को एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह क्या कहलाते हैं, आप्त पुरुषों की वाणी। नेक्स्ट है सप्त शास्त्र। जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र लिखे गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, उनको पढ़ करके जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह हमारा आगम प्रमाण है। अतः आगम अथवा आप्त वचनों या विचारों को आगम प्रमाण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो ज्ञान मानवीय इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो और न ही जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, उस ज्ञान को आगमों द्वारा ग्रहण करना आगम प्रमाण कहलाता है। आप्त पुरुष को सम्यक ज्ञान का स्रोत माना गया है। जो आप्त पुरुष है उसको सम्यक, जो सत्य ज्ञान का स्रोत बताया गया है, भले ही वह प्रत्यक्ष वाणी के रूप में, चाहे शास्त्रों से संबंधित हो, और चाहे उसे सही ढंग से सम्यक ज्ञान प्रदान करने की क्षमता हो। अतः आगम प्रमाण सामान्य मनुष्य द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होते। जो सामान्य व्यक्ति है वह आगम के प्रमाण को अनुभूत या उसको अनुभव नहीं कर सकते, और न ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये थोड़ा डिफरेंट है। अनुमान ये प्रत्यक्ष से, जो आगम प्रमाण है, जो हमने अनुमान के 3 प्रकार पढ़े थे, पूर्ववत, भौतिक और सामान्य दृष्टि, उन तीनों से ये प्रमाण, ये अनुमान अलग है, आगम प्रमाण अलग है। आगम प्रमाण हजारों वर्ष पुराने हो सकते हैं, और इनकी वैधता, इनकी महत्ता पर विश्वास भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्रमाण की, आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष, तो तीनों हमारे कंप्लीट होते हैं। अब है हमारा विपर्य जो वृत्ति है। हमने जो 5 वृत्तियां बताई थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, जो विपर्य वृत्ति है उसके विपर्य का अर्थ होता है असत्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। सूत्रकार ने कहा है कि विपर्य मिथ्या ज्ञान मतलब दुर्प्रतिष्ठा। इसका पालन योग सूत्र में बताया गया, इसका सूत्र है विपर्य मिथ्या ज्ञान मतलब दुर्प्रतिष्ठा। जो मिथ्या ज्ञान होता है वो वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है।
वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अतः जो ज्ञान किसी वस्तु या पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकता, जो वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकता है, जो रियलिटी है उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है, वह क्या है? विपरीत ज्ञान है, वो है मिथ्या ज्ञान। इसके अंतर्गत जो विषय वस्तु अथवा पदार्थ जिस उत्पाद में जिस रूप में अर्थात वैसा नहीं है, वह उससे विपरीत प्रतीत होता है। जो चीज जैसी नहीं है और ठीक उसके ऑपोजिट अपने को दिखाई दे रही है या प्रतीत होती है, वह क्या है? मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। साथ ही चित्त भी इसी प्रकार में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार विषय आदि के विपरीत अथवा भिन्न आकार में परिणित चित्तवृत्ति विपर्य क्या ज्ञान है? जैसे सीप में चांदी का ज्ञान, जो सीप होती है उसके अंदर चांदी का ज्ञान, रस्सी अगर किसी को दिखाई देती है तो उसको देखता है कि ये सांप होगा। जो चीज दिख रही है उससे हटकर आपको प्रतीत होता है। कहीं रस्सी पड़ी है तो आपको लगता है सांप है, कहीं सीप रखा हो उसके अंदर आपको लगता है चांदी है। नहीं। चमकती रेत में पानी का ज्ञान, जो चमकती हुई रेत दिखाई देती है उसमें पानी का ज्ञान। रात्रि में वृक्षों की छाया बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग कि जो हम देखते हैं सुनते हैं, देखते तो क्या है, ज्यादातर सुनने को मिलता है कि रात में पेड़ों के नीचे भूत प्रेत से आत्मा रहती है। क्यों? रात में तो दिन में रहनी चाहिए, लेकिन वो क्या हमारा मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। पेड़ है वह प्रत्यक्ष चीज है, वो शाश्वत सत्य है, लेकिन जो हमारा ज्ञान है वो उसकी विपरीत जा रहा है। और जो हमारा जड़ शरीर है, जो हमारा जड़ शरीर है उसको आत्मा मानना नहीं, यह भी क्या है? विपरीत ज्ञान है। इस ज्ञान के रहते एक ही वर्ग अनेक समस्याएं उत्पन्न। यह विपरीत ज्ञान ही पंच क्लेशों का कारण बन गया। विपरीत जो ज्ञान है वह किसका कारण माना गया है? पंच क्लेशों का कारण माना गया है। जो क्लेश उत्पन्न होते हैं, जो पंच क्लेश है, अविद्या, द्वेष, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जब विपरीत ज्ञान के स्थान पर विवेक ज्ञान होता है, जहां विपरीत ज्ञान होता है, वहां अगर आपको विवेक का ज्ञान होता है तो वृत्ति भी अक्लिष्ट बन जाती है। आपके अंदर विवेक है तो जो क्लिष्ट वृत्ति थी वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? अक्लिष्ट। वो आपको सुखदायी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है विकल्प। प्रमाण विपर्य विकल्प। विकल्प का अर्थ है निराधार विश्वास या कल्पना। विकल्प का अर्थ कल्पना का, और कल्पना का कोई आधार नहीं होता। विचारों की तरंगें होती है जो आदमी को एक पानी के अंदर जो बुलबुले उठते हैं, उठते रहते हैं, वापस उठते हैं, फिर उठते रहते हैं, इसके समान बताया गया है। विकल्प को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने लिखा है, सत्य ज्ञानानुपातिक वस्तु शून्य विकल्प है। जो सत्य ज्ञानानुपातिक वस्तु शून्य विकल्प है, अर्थात ऐसी वृत्ति जो शब्द और ज्ञान के अनुसार होती है, ऐसी वृत्ति जो शब्द और ज्ञान के अनुसार उभरते हैं और विषयगत वस्तु से शून्य है, वह विकल्प कहलाता है। दूसरे शब्दों में शब्द के आधार पर उत्पन्न वह ज्ञान जिसका विषय वास्तव में नहीं, अथवा मात्र शब्द के आधार पर वास्तविकता की कल्पना करने वाली विकल्प है। इसे और भी सरल अर्थों में समझा जा सकता है।
कि निराधार विश्वास या कल्पना ही विकल्प है। जिसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कल्पना करते हैं कि गधे के सिर पर सींग है। जो गधा होता है उस गधे के सिर के ऊपर सींग होने का जो हम कल्पना करते हैं वह क्या है? निराधार है, उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। जो सुनी हुई है, जो बोली हुई वाणी है, ऐसे कोई बोल करके चला गया, किसी ने सुना दिया, तो वो जो असत्य है उसको सत्य मानना क्या है? विकल्प कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी वृत्ति निद्रा। प्रमाण विपर्य विकल्प और निद्रा। निद्रा क्या है? जो महर्षि पतंजलि है उनका कहना है अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा अर्थात अभाव का ज्ञान करने वाली वृत्ति निद्रा। कैसे समझे इसको? कि रात को आप सोए हुए हो, आपके नजदीक क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वह अभाव की स्थिति होती है, निद्रा की स्थिति होती है, जिसमें आपको ज्ञान नहीं होता। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर वो जो हम सोते हैं उस टाइम हमें पता रहता है कि पास में क्या है। तो देखिए ऐसी बात नहीं। जो घर आप दे रहे हैं उसमें अपवाद भी देखते हैं, लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो जो निद्रा है वह अभाव की स्थिति होती है, उसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता। क्या आप सोए हुए सुन सकते हैं? क्या आप सोते समय कोई कार्य कर सकते हैं? अभाव न तो जागृत अवस्था है और न ही स्वप्नावस्था है। अब अगर अभाव थोड़ा और अच्छे से समझे तो इसमें दो अवस्थाएं हैं, दो अवस्थाओं का अभाव बताया गया है। ना तो ये जागृत अवस्था है और ना ये स्वप्न की अवस्था है। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति भूल भी सकता है, कुछ आवाज भी कर सकता है, जागृत अवस्था में सब कुछ कर सकता है, परंतु जो निद्रा की अवस्था होती है उस समय व्यक्ति किसी चीज का भान नहीं कर सकता है। अतः यह तमोगुण की अवस्था है, आंशिक गुण की अवस्था बताई गई है। जागृत अवस्था में चित्त रजोगुण प्रधान होता है। जागृत अवस्था होती है उसके अंदर रजोगुण प्रधान होता है, ठीक है। और एक होता है जब व्यक्ति जागृत अवस्था में न हो और स्वप्न अवस्था में भी न हो, तामसिक अवस्था, तो दो होगी, राजसिक और तामसिक। और निद्रा अवस्था तमोगुण और रजोगुण प्रधान होती है। निद्रा अवस्था में तमोगुण ही सत्वगुण तथा रजोगुण को दबाकर अपना कार्य करता है। जो निद्रा की अवस्था होती है उसमें तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण दोनों को दबाकर अपना कार्य करता है। ऐसे समय में चित्त अभाव की स्थिति में रहता है, जैसे सघन अंधकार होने से वहां उपस्थित किसी भी वस्तु को देखा नहीं जा सकता। कहीं अंधकार है, बहुत अंधेरा है, उसमें किसी चीज को आप नहीं देख सकते। ठीक वैसे कल्पना निद्रा के प्रति की गई। जो नेक्स्ट वृत्ति है वह है स्मृति, मेमोरी। स्मृति को श्लोक के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। वह इस प्रकार से अनुभूत विषय संक्रमण से स्मृति, अनुभूत विषय, अनुभूत विषय संक्रमण है स्मृति। अनुभूत विषय के तथाकार चित्त का परिणाम क्या है? वह स्मृति। जो आपने पास्ट टाइम में जो कुछ देखा, जो सुना, उसको प्रेजेंटली उसका साक्षात्कार कर रहे हैं, वह क्या है? स्मृति है। अर्थात अनुभव की गई वस्तु का उसी रूप में चित्त में प्रकट होना।
जो जैसा देखा था एज इट इज प्रेजेंट में वह सामने आ रहा है, वो देख पा रहे हैं किसे, अपने चित्त के माध्यम से चित्त में प्रकट हो रहा है, वह क्या है, मेमोरी, स्मृति। दूसरे शब्दों में अनुभव की गई वस्तु या विषय का चित्त से न हटना ही स्मृति। पांच इंद्रियां ज्ञान का माध्यम है, जो पांचों इंद्रियां हैं वही उन्हीं से हमने को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनके द्वारा भिन्न भिन्न विषय का ज्ञान होता है। साथ ही यह ज्ञान किसी भी वृत्ति में हो सकता है, चाहे वह प्रमाण हो, विपर्य हो, विकल्प हो, निद्रा हो या स्वप्न हो। इस ज्ञान के चित्त पर जो संस्कार पड़ते हैं, यही संस्कार स्मृति का माध्यम बनते हैं। स्मृति अनुभव किए वस्तु से या तो कम हो सकती है या अधिक हो सकती है, लेकिन बराबर नहीं हो सकती। स्मृति के भी दो भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। स्मृति दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जिस स्मृति में व्यक्ति भोगविलास की उन्मुखता की ओर बढ़ता है, पदार्थों के प्रति उसका अटैचमेंट बढ़ता है, प्रतिबद्धता बढ़ती है, अर्थात समय ज्ञान बढ़े वह वृत्ति क्लिष्ट होती है, नुकसान भी है, क्लेश प्रदान करने वाली होती है। ठीक इसके विपरीत जिस स्मृति में आपको वैराग्य भाव में वृद्धि होती है, पदार्थों से अनासक्ति होती है, सद्मार्ग पर चलने, सदाचार करने का जो विचारों की उन्मुखता होती है, उस ओर सदा समर्पण और विश्वास को, उत्साह और आत्मबल में वृद्धि होती है। समय ज्ञान को वह अक्लिष्ट होती है, नुकसान करने वाली है, क्लेश आने वाली है, यह स्मृति का वर्णन बताया है। तो आज हमने जो वृत्तियों के 5 प्रकार के प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति के ऊपर चर्चा की। कल हम बात करेंगे इन वृत्तियों का जो निरोध का जो साधन है, का जो मार्ग करना है, जो रोकने के साथ साथ है, उनके ऊपर अपन विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, ज्ञान गणित के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंदपाल सिंह जोधा। आज हम बात करेंगे जो पतंजलि योग सूत्र के अंदर जो चित्त वृत्तियों के प्रकार बताए गए हैं, चित्त वृत्तियां क्या है, वृत्ति को, चित्त को, निरोध को अलग अलग पढ़ा था। वृत्ति पद्धति क्लिष्ट, वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट भी होती है, वो सेम ही जो वृत्तियां हैं वो अक्लिष्ट भी होती है। आज पढ़ेंगे अपन वृत्तियों के प्रकार। योग सूत्र के अनुसार वृत्तियों के 5 प्रकार हैं। जो योग सूत्र है उसके अंदर वृत्तियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार। तो जो 5 प्रकार हैं उनको एक बार तो नाम से ही पढ़ते हैं। वो है सूत्र के अनुसार प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो जो सबसे पहले जो वृत्ति है प्रमाण, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रमाण सत्य ज्ञान है। एक चीज को दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि जो चीज प्रत्यक्ष जो चीज अपन देख पा रहे हैं, जिसका प्रमाण है, प्रमाणित होती है, वो है सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान प्रमाण और सदुपकरण प्रमाण कहा जाता है। अर्थात जिस वृत्ति के द्वारा सत्य ज्ञान, समय ज्ञान या यथार्थ ज्ञान होता है, जिस वृत्ति के द्वारा आप वास्तविक ज्ञान को पहचान सकते हैं, आपको यथार्थता का अनुभव होता है, जो सत्य है उसको आप मान सकते हैं, वो क्या है? प्रमाण। इसमें चित्त विषय के समान आकार में परिणत हो जाता है। चित्त विषय के समान, जो हमारा चेतना है वो विषय के समान है, आकार में परिणत हो जाता है, बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है उसका। अतः
इस संदर्भ में विषय के समान ही आकार वाली चित्त वृत्ति प्रमाण है। जैसे सोना चांदी आदि जो धातुएं होती है, अन्य वस्तुओं या पदार्थों को देखकर चित्त की वृत्ति भी उन्हीं के आकार में परिणित हो जाती है। जैसे कोई भी धातु है, सोना चांदी वस्तुएं पदार्थ, उनको देख करके जो हमारे चित्त की वृत्ति है वो उसी के आकार में बदल जाती है। अर्थात जो जैसा देखा सुना अनुभव किया वह उसी रूप में चित्त की परिणति का हो जाना प्रमाण का होना कहलाता है। नेक्स्ट यह ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त वचनों आदि के बोध से उत्पन्न होता है। जो पहली जो वृत्ति है वो है आपकी प्रमाण। जैसे देखना सुनना सुख का अनुभव होना, अनुमान से जानना, शास्त्रों आगमों अथवा आप्त पुरुषों की वाणी या विचारों के माध्यम से ज्ञान, या तो आपने किसी चीज को प्रत्यक्ष देखा है या उसको सुना है, या आपके जो पुरुष होते हैं, जो तपस्वी पुरुष होते हैं, उनकी वाणी से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। सत्शास्त्र जो ज्ञान ग्रंथ होते हैं, शास्त्र होते हैं, उनसे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। अब प्रमाण की जो चित्त वृत्ति है, जो चित्त वृत्ति का पहला स्टेज है प्रमाण, उसको तीन भागों में बांटा गया है। उसका एक योग सूत्र के अंदर श्लोक बनता है, सूत्र बनता है, वह है प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुगम प्रमाण। तीन प्रकार के प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह कितने भागों में बटा हुआ है? तीन भागों में, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या है प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष शब्द से ही जैसे आपको पता चलता है वह है, ये है कि प्रत्यक्ष किसी चीज को आप देखते हो, सुनते हो, या प्रत्यक्ष सत्य का ज्ञान होता है, वही क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह प्रमाण है जिसमें चेतना इंद्रियों के साथ संबंध रखती है। जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो किसके साथ कोरिलेट करती है? वह हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसके साथ में कोरिलेट रहती है। अर्थात ये चेतना की चेतना अवस्था है, जो कॉन्शियस है, उसका यह है कंसंट्रेशन वाला स्टेज, जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रमुख होता है, जो आपको रियलिटी का आभास करवाती है, जो वास्तविक ज्ञान को पहचानने की क्षमता प्रदान करती है, तो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस ज्ञान में कोई संदेह नहीं रहता। जो आपने प्रत्यक्ष देख लिया है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, क्योंकि मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कि आपके सामने टेबल रखी हुई है, आपके सामने टेबल रखी हुई है, आपने अपनी आंखों से देख लिया, तो क्या अब इसके अंदर कोई असत्य रह सकता है? अब आपको कोई पूछे कि वहां क्या रखा हुआ था? टेबल रखी हुई थी, आपने देखा उस चीज, तो देखा तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण। उसको सत्य का ज्ञान कह सकते हैं, वो सत्य है जो आपने देख लिया। इसको एक कहावत से भी समझ सकते हैं, जैसे एक अपने राजस्थानी एक कहावत है, हाथ कंगन को आर से क्या, हाथ कंगन को आर से क्या। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय अपने ग्राह्य रूप विषय कर्म से एक ही कारण से उत्पन्न होने से इनमें एक दूसरे को आकर्षित करने की शक्ति होती है। तत्पश्चात चित्त का उस वस्तु अथवा विषय के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है, उससे दूर नहीं रह सकता और वह उस वस्तु के आकार का हो जाता है।
की वृद्धि है वो आकार में ही परिणत हो जाती है। चित्त का वस्तु के आकार विशिष्ट परिणाम की प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः मैं वस्तु को जानने वाला हूं, देखने वाला हूं आदि का भाव प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं देखने वाला हूं, मैं जिज्ञासा है देखने की, मैं जानने की इच्छा रखता हूं, मैं सुनने वाला हूं, वह क्या है? उसी का भाव प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी सदैव एक साथ नहीं रहता। जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वह हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसका भी स्वरूप बदलता रहता है। आज ये पेपर की रंग की आपने देखी है, इसका कलर ब्राउन है, बट आफ्टर 6 मंथ इसको फिर से कलर कर दिया गया और इसका कलर व्हाइट कर दिया। तो सत्य बदलता रहता है। सत्य एक ही है, उसका मूल रूप है वो एक ही है, लेकिन उसका जो आकार है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसके प्रति जो भाव है वो परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही रहता है, मूल शाश्वत स्वरूप। जब तक इंद्रिय मन बुद्धि आदि विषयों के तदाकार रहेंगे तभी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं होता है। विषय सामने हो लेकिन इंद्रियां मन बुद्धि उसके साथ नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता। विषय है पर इंद्रियां स्वस्थ नहीं है। आपका सब्जेक्ट सामने है बट आप संस्कृत रूप काम नहीं कर रहे, व्यक्ति अंधा है, सामने उसके ये होते सुन के आभूषण रखे हुए हैं, परंतु वो देख नहीं सकता कि क्या काम किए, और जब उसको देख ही नहीं पाएगा तो उस प्रत्यक्ष का अनुभव नहीं कर सकता, उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाता है, प्रमाण वृत्ति स्पष्ट नहीं होती है। इंद्रिय स्वस्थ है पर मानसिक विकार है। देखने की चीज भी सामने पड़ी है, आप देख भी पा रहे हैं, लेकिन जो आदमी का जो मेंटल है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने की वजह से आप उसका सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात मन का भटकाव है, तब प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं। मेंटल इम्बैलेंस की स्थिति में व्यक्ति प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रिय और मन स्वस्थ है पर बुद्धि भ्रमित है। इंद्रियां और जो मन है वह स्वस्थ है, पर अगर बुद्धि वो भ्रमित है तब भी प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों की समन्वय ही प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। व्यक्ति की जब इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों का अगर संगम हो, अगर तीनों बैलेंस रहते हैं, तभी व्यक्ति को प्रत्यक्ष का ज्ञान हो सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण चेतन की अवस्था ही कहलाती है। पूर्ण चेतन की अवस्था कब होती है? जब आपकी सेंसरी होती है, जब आपका मेंटल से, और जब आपका जो बुद्धि है, मन है और इंद्रियां तीनों का समागम जब होता है तभी चेतन की पूर्ण अवस्था कहलाती है। तो ये हमारा हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान शब्द से ही पता चलता है किसी चीज का अनुमान लगाना। कोई कार्य हुआ है या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी एक प्लॉट है, प्लॉट के अंदर नींव की खुदाई हो रही है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो हम जरूर ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ मकान खड़ा होने वाला है, मकान का निर्माण हो रहा है। या मान लीजिए कि कोई कुर्सी यहाँ रखी हुई है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर किसी कारीगर ने बनाई है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी हासिल करेंगे। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न प्रकृति वाला है। अनुमान जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रत्यक्ष में तो अपन सीधा देख सकते हैं, लेकिन अनुमान में केवल अनुमान लगाया जा सकता है।
ज्ञान के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, वरन परिणाम के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। हम सीधा तो नहीं देख सकते, लेकिन अनुमान की वजह से अनुमान लगा करके जो परिणाम हमारे सामने है, उस परिणाम का जो अनुमान है वो हम लगा सकते हैं। अतः लिंग लिंगी साधन साध्य अथवा कार्य कारण के संबंध से जो ज्ञान होता है वह अनुमान प्रमाण है। अर्थात यह ज्ञान प्रत्यक्ष पदार्थों पर आधारित होता है। जो चीज आप देखेंगे जिसका अनुमान है वो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन उससे आप अनुमान लगाएंगे। जैसे कोई एक आवाज आ रही है, ठीक है, जानवर की आवाज है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये शेर की आवाज है, ये गाय की आवाज है, ये ऊंट की आवाज है, ये भैंस की आवाज है, ये कुत्ते की आवाज है, ये बिल्ली की आवाज है। आप अनुमान लगा सकते हैं। आपके सामने वो टेबल का जो उदाहरण है वो रखी हुई है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर किसी कार्य का सुधार इसको बताया है। अब देखिए जो अनुमान प्रमाण है उसको तीन भागों में बांटा गया है, पूर्व शाश्वत और सामान्य दृष्टि। पहला है पूर्ववत अनुमान। जो अनुमान प्रमाण इसको कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला है पूर्ववत अनुमान, जिसमें कारण को देख करके कार्य का पता लगाना। जो कारण होता है उसका उसको प्रत्यक्ष रूप से देख करके कार्य का अनुमान। अर्थात हम इसको समझ सकते हैं कि जो बादल होते हैं, जो बादल छा रहे हैं, उसको देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होने वाली है। सेकंड है भौतिक अनुमान। इसके अंदर ठीक इसके अपोजिट है, इसके पूर्ववत अनुमान के। उसमें था कारण को देख करके कार्य का पता लगाना, तो इसके अंदर है कार्य को देख करके कारण का पता लगाना। कैसे? जैसे कोई नदी है, उस नदी का पानी बह रहा है और पानी का रंग मटमैला है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं पहले बारिश हुई जिससे पानी का बहाव हो रहा है, वो नदी के अंदर मिल रहा है, जिससे इस पानी का रंग मटमैला दिखाई दे रहा है। तो कार्य को देख करके कारण का पता लगेगा। कार्य हो गया अपना बहता मटमैला रंग का पानी, और कारण कुछ दिन पहले बारिश हुई। थर्ड है सामान्य दृष्टि अनुमान। इसमें है कि विशेष रूप से न देख करके सामान्य रूप से देखना। एक तो था डीप एनालिसिस, एक होता है नॉर्मल परसेप्शन। डीप एनालिसिस में अपन डीपली उस चीज के बारे में कहें तो अपन अनुसंधान की दृष्टि से उसको परसीव कर देखते हैं, और एक होता है नॉर्मल। ठीक है, तो इसको अगर अपन उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि कोई घड़ा पड़ा है, मिट्टी का घड़ा पड़ा है, तो उसको देख करके सामान्यतः क्या लगाएंगे अपन अनुमान कि ये कुम्हार ने बनाया है। ये तो जाएगा नॉर्मल। तो इसका डीप अगर देखें तो जरूरत नहीं है कुम्हार की, कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर सामान्य दृष्टि से इसमें अनुमान का बताया गया है, तो उसमें अपन यही अंदाजा लगा सकते हैं, यही अनुमान लगा सकते हैं कि इस पेड़ का निर्माण किसने किया है, कुम्हार। तो ये हमारा अनुमान प्रमाण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण आगमों का संबंध आप्त पुरुषों की वाणी या सप्त शास्त्रों से संबंधित होता है। आप्त पुरुष जो महान पुरुष हुए, जो तपस्वी पुरुष हुए, जिनके मतों का प्रतिपादन हुआ है, जिनके मतों को आज भी लोग मानते हैं, और जिन मतों से व्यक्ति को एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह क्या कहलाते हैं? आप्त पुरुषों की वाणी। नेक्स्ट है सप्त शास्त्र। जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र लिखे गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, उनको पढ़ करके जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह
आगम अथवा आप्तवचन या विचार को आगम प्रमाण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो ज्ञान मानवीय इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो और न ही जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, उस ज्ञान को आगमों द्वारा ग्रहण करना आगम प्रमाण कहलाता है। आप तो पुरुष को सम्यक ज्ञान का स्रोत माना गया है। जो आप तो पुरुष है उसको सम्यक जो सत्य ज्ञान का स्रोत बताया गया है, भले ही वह प्रत्यक्ष वाणी के रूप में चाहे शास्त्रों से संबंधित हो और चाहे उसे सही ढंग से सम्यक ज्ञान प्रदान करने की क्षमता हो। अतः आगम प्रमाण सामान्य मनुष्य द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होते। जो सामान्य व्यक्ति है वह आगम के प्रमाण को अनुभूत या उसको अनुभव नहीं कर सकते और न ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये थोड़ा डिफरेंट है। अनुमान ये प्रत्यक्ष से जो आगम प्रमाण है, जो हमने अनुमान के 3 प्रकार पढ़े थे, पूर्ववत, भौतिक और सामान्य दृष्टि। उन तीनों से ये प्रमाण ये अनुमान अलग है, आगम प्रमाण अलग है। आगम प्रमाण हजारों वर्ष पुराने हो सकते हैं और इनकी वैधता इनकी महत्ता पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्रमाण थे, आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष। तो तीनों हमारे कंप्लीट। अब है हमारा विपर्य जो वृत्ति है। हमने जो 5 वृत्तियां बताई थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंदा, स्मृति। जो विपर्य वृत्ति है उसके विपर्य का अर्थ होता है असत्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। सूत्रकार ने कहा है कि विपर्य मिथ्या ज्ञान मतलब दुर्प्रतिष्ठा। इसका पालन योग सूत्र में बताया गया, इसका सूत्र है विपर्य मिथ्या ज्ञान मतलब दुर्प्रतिष्ठा। जो मिथ्या ज्ञान होता है वो वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है। वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अर्थात जो ज्ञान किसी वस्तु या पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकता, जो वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकता है, जो रियलिटी है उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है, वह क्या है? विपरीत ज्ञान है, वो है मिथ्या ज्ञान। इसके अंतर्गत जो विषय वस्तु अथवा पदार्थ जिस प्रकार में जिस रूप में वैसा नहीं है, वह उससे विपरीत प्रतीत होता है। जो चीज जैसी नहीं है और ठीक उसके ऑपोजिट अपने को दिखाई दे रही है या प्रतीत होती है, वह क्या है? मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। साथ ही चित्त भी इसी प्रकार में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार विषय आदि के विपरीत अथवा भिन्न आकार में परिणित चित्तवृत्ति विपर्य है। क्या ज्ञान? जैसे सीप में चांदी का ज्ञान, जो सीप होती है उसके अंदर चांदी का ज्ञान, रस्सी अगर किसी को दिखाई देती है तो उसको देखता है कि ये सांप होगा। जो चीज दिख रही है उससे आपको प्रतीत होता है। कहीं रस्सी पड़ी है तो आपको लगता है सांप है, कहीं सीप रखा हो उसके अंदर आपको लगता है चांदी है। नहीं। चमकती रेत में पानी का ज्ञान, जो चमकती हुई रेत दिखाई देती है उसमें पानी का ज्ञान। रात्रि में वृक्षों की छाया बहुत ही इंटरेस्टिंग तो कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, देखते तो क्या ज्यादातर सुनने को मिलता है कि रात में पेड़ों के नीचे भूत प्रेत से आत्मा रहती है। क्यों? रात में तो दिन में रहनी चाहिए, लेकिन वो क्या हमारा मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। पेड़ है वह प्रत्यक्ष चीज है, वो शाश्वत सत्य है, लेकिन
जो हमारा ज्ञान है उसकी विपरीत जा रहा है, और जो हमारा जड़ शरीर है, जो हमारा जड़ शरीर है उसको आत्मा मानना नहीं, ये भी क्या है, विपरीत ज्ञान है। इस ज्ञान के रहते एक ही वर्ग अनेक समस्याएं उत्पन्न, यह विपरीत ज्ञान ही पंच क्लेशों का कारण बन गया। विपरीत जो ज्ञान है वह किसका कारण माना गया है, पंच क्लेशों का कारण माना गया है। जो क्लेश उत्पन्न होते हैं, जो पंच क्लेश है, अविद्या, द्वेष, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जब विपरीत ज्ञान के स्थान पर विवेक ज्ञान होता है, जहां विपरीत ज्ञान होता है वहां अगर आपको विवेक का ज्ञान होता है तो वृत्ति भी अक्लिष्ट बन जाती है। आपके अंदर विवेक है तो जो क्लिष्ट वृत्ति थी वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, अक्लिष्ट, वो आपको सुखदायी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है विकल्प, प्रमाण विपर्य विकल्प। विकल्प का अर्थ है निराधार विश्वास या कल्पना। विकल्प अर्थात कल्पना का, और कल्पना का कोई आधार नहीं होता। विचारों की तरंगें होती है जो आदमी को एक पानी के अंदर जो बुलबुले उठते हैं, उठते रहते हैं, वापस उठते हैं, फिर उठते रहते हैं, उसके समान बताया गया है। विकल्प को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने लिखा है, सत्य ज्ञानानुपातिक वस्तु शून्य विकल्प है। जो सत्य ज्ञानानुपातिक वस्तु शून्य विकल्प है, अर्थात ऐसी वृत्ति जो सत्य और ज्ञान के अनुसार होती है, ऐसी वृत्ति जो सत्य और ज्ञान के अनुसार उभरती है और विषयगत वस्तु से शून्य है, वह विकल्प कहलाता है। दूसरे शब्दों में शब्द के आधार पर उत्पन्न वह ज्ञान जिसका विषय वास्तव में नहीं, अथवा मात्र शब्द के आधार पर वास्तविकता की कल्पना करने वाली विकल्प है। इसे और भी सरल अर्थों में समझा जा सकता है कि निराधार विश्वास या कल्पना ही विकल्प है। जिसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कल्पना करते हैं कि गधे के सिर पर सींग है। जो गधा होता है उस गधे के सिर के ऊपर सींग होने का जो हम कल्पना करते हैं वह क्या है, निराधार है, उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। जो सुनी हुई है, जो बोली हुई वाणी है, ऐसे कोई बोल करके चला गया, किसी ने सुना दिया, तो वो जो असत्य है उसको सत्य मानना क्या है, विकल्प कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी वृत्ति निद्रा, प्रमाण विपर्य विकल्प और निद्रा। निद्रा क्या है, जो महर्षि पतंजलि है उनका कहना है अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा अर्थात अभाव का ज्ञान करने वाली वृत्ति निद्रा। कैसे समझे इसको, कि रात को आप सोए हुए हो, आपके नजदीक क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि वह अभाव की स्थिति होती है, निद्रा की स्थिति होती है, जिसमें आपको ज्ञान नहीं होता। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर वो जो हम सोते हैं उस टाइम हमें पता रहता है कि मासूम क्या है, तो देखिए ऐसी बात नहीं। जो उदाहरण आप दे रहे हैं उसमें काफी अपवाद भी देखते हैं, लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो जो निद्रा है वह अभाव की स्थिति होती है, उसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता। क्या आप सोए हुए सुन सकते हैं, क्या आप सोते समय कोई कार्य कर सकते हैं, अभाव न तो जागृत अवस्था है और न स्वप्न अवस्था है। अब अगर अभाव थोड़ा और समझे तो इसमें दो अवस्थाएं हैं,
दो अवस्थाओं का वर्णन बताया गया है। ना तो ये जागृत अवस्था है और ना ये स्वप्न की अवस्था है। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति भूल भी सकता है, कुछ आवाज भी कर सकता है, जागृत अवस्था में सब कुछ कर सकता है, परंतु जो निद्रा की अवस्था होती है उस समय व्यक्ति किसी चीज का भान नहीं कर सकता है। अतः यह तमोगुण की अवस्था है, तामसिक गुण की अवस्था बताई गई है। जागृत अवस्था में चित्त रजोगुण प्रधान होता है। जागृत अवस्था होती है उसके अंदर रजोगुण प्रधान होता है, ठीक है। और एक होता है जब व्यक्ति जागृत अवस्था में न हो और स्वप्न अवस्था में भी न हो, होती तामसिक अवस्था, तो दो होगी, राजसिक और तामसिक। और निद्रा अवस्था तमोगुण और रजोगुण प्रधान होती है। निद्रा अवस्था में तमोगुण ही सत्वगुण तथा रजोगुण को दबाकर अपना कार्य करता है। जो निद्रा की अवस्था होती है उसमें तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण दोनों को दबाकर अपना कार्य करता है। ऐसे समय में चित्त अभाव की स्थिति में रहता है, जैसे सघन अंधकार होने से वहां उपस्थित किसी भी वस्तु को देखा नहीं जा सकता। कहीं अंधकार है, बहुत अंधेरा है, उसमें किसी चीज को आप नहीं देख सकते। ठीक वैसे कल्पना निद्रा की वृत्ति से की गई। जो नेक्स्ट वृत्ति है वो है स्मृति, मेमोरी। स्मृति को श्लोक के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। वह इस प्रकार से है, अनुभूत विषय संप्रमोद से स्मृति, अनुभूत विषय, अनुभूत विषय संप्रमोद है स्मृति। अनुभूत विषय के तदाकार चित्त का परिणाम क्या है? वह स्मृति। जो आपने पास्ट टाइम में जो कुछ देखा, जो सुना, उसको प्रेजेंटली उसका साक्षात्कार कर रहे हैं, वह क्या है? स्मृति है। अर्थात अनुभव की गई वस्तु का उसी रूप में चित्त में प्रकट होना स्मृति है। जो जैसा देखा था एज इट इज प्रेजेंट में वह सामने आ रहा है, वो देख पा रहे हैं, किसे? अपने चित्त के माध्यम से चित्त में प्रकट हो रहा है, वह क्या है? मेमोरी, स्मृति। दूसरे शब्दों में अनुभव की गई वस्तु या विषय का चित्त से न हटना ही स्मृति। पांच इंद्रियां ज्ञान का माध्यम है, जो पांचों इंद्रियां हैं वही उन्हीं से हमने को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके द्वारा भिन्न भिन्न विषय का ज्ञान होता है। साथ ही यह ज्ञान किसी वृत्ति में हो सकता है, चाहे वह प्रमाण हो, विपर्य हो, विकल्प हो, निद्रा हो या स्वप्न हो। इस ज्ञान के चित्त पर जो संस्कार पड़ते हैं, यही संस्कार स्मृति का माध्यम बनते हैं। स्मृति अनुभव किए वस्तु से या तो कम हो सकती है या अधिक हो सकती है, लेकिन बराबर नहीं हो सकती। स्मृति के भी दो भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। स्मृति दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जिस स्मृति में व्यक्ति भोगविलास की उन्मुखता की ओर बढ़ता है, पदार्थों के प्रति उसका अटैचमेंट बढ़ता है, प्रतिबद्धता बढ़ती है, अर्थात समय ज्ञान बड़े वह वृत्ति क्लिष्ट होती है, नुकसान भी है, क्लेश प्रदान करने वाली होती है। ठीक इसके विपरीत जिस स्मृति में आपको वैराग्य भाव की वृत्ति होती है, पदार्थों से अनासक्ति होती है, सन्मान पर चलती है, सदाचार करने का जो विचार की उन्मुखता होती है, उस ओर सदा समर्पण और विश्वास को, उत्साह और आत्मबल में वृद्धि होती है। समय ज्ञान को वह अक्लिष्ट बनती है, नुकसान करने वाली है, क्लेश आने वाली है। यह स्मृति का वर्णन बताया है। तो आज हमने जो वृत्तियों के 5 प्रकार के प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति के ऊपर चर्चा की। कल
करेंगे इन वृत्तियों का जो निरोध का जो साधन है, का जो मार्ग अवरुद्ध करता है, तो रोकने के जो साध्य साधन है, उनके ऊपर अपन विशेष चर्चा करेंगे।